Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा अगला आर्टिकल क्लब हाउस से रिलेटेड है जो कि एक सोशल ऑडियो ऐप है एंड ये ऐप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। ये अभी तक सिर्फ अपने बीटा वर्जन में ही अवेलेबल है, स्टिल ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया एंड इसका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इस ऐप के क्रिएटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो दिस ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड बाय पॉल डेविसन एंड रोहन सेठ एंड इस ऐप को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सोशल ऑडियो ऐप है ये सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए अवेलेबल है। हमारा अगला आर्टिकल एप्पल से रिलेटेड है। सो एप्पल रिकॉर्ड शिपमेंट के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बन गया है। सो एक रिसर्च फर्म आईडीसी के डेटा से ये पता चला है कि इस तिमाही में एप्पल का जो शिपमेंट है वो 22% बढ़कर 90.1 मिलियन फोन्स का हो गया है, जिससे कि ये हुआ है कि ग्लोबल मार्केट में इसे 23.4% का शेयर मिला है। सो वेडनेसडे को इस यूएस टेक जाइंट की रिकॉर्ड हॉलीडे क्वार्टर सेल के बाद जो शिपमेंट डेटा आया है उसने पहली बार $100 बिलियन के रेवेन्यू को क्रॉस किया है। अब एप्पल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सो एप्पल के सीईओ का नाम है टिम कुक एंड एप्पल वाज फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1976 एंड इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में एंड इसके फाउंडर्स हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनाइक एंड रोनाल्ड वेन। सो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अभी रिसेंटली एसएससी में क्वेश्चन आया था जिसमें स्टीव जॉब एंड स्टीव वॉजनाइक दोनों ऑप्शन में अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ रोनाल्ड वेन था। हमारा अगला आर्टिकल खोपरे से रिलेटेड है। सो रिसेंटली कैबिनेट ने खोपरे के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर ₹10,335 कर दिया है। सो सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाकर डिक्लेयर करी है ये इंश्योर करती है कि जो पिसा हुआ खोपरा है उसमें 51.87% एंड जो गोल खोपरा होता है उसमें 55.76% के रिटर्न को ये बढ़ी हुई एमएसपी इंश्योर करती है ऑल ओवर द इंडिया। और इस आर्टिकल में हम खोपरे के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज केरला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ की इकोनॉमी में इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इम्पॉर्टेंट भी। एंड साथ में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये वो प्राइस होता है जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो इन्हीं प्राइसेस पर फार्मर्स से डायरेक्टली गुड्स को खरीदेंगी। हमारा अगला आर्टिकल ट्विटर से रिलेटेड है। सो रिसेंटली ट्विटर ने एक क्राउड सोर्स्ड फैक्ट चेकिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है, मतलब भीड़ के द्वारा तथ्यों की जांच परियोजना को शुरू किया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको मंडे को अनवील किया गया है एंड इसका नाम रहेगा बर्ड वॉच। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि बर्ड वॉच क्या है। अब मेन पॉइंट तो ये है कि ये प्रोजेक्ट लोगों की हेल्प कैसे करेगा। सो ये यूजर्स की ऐसे मदद करेगा कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन देने वाले फॉल्स ट्वीट्स होते हैं, मिसलीडिंग ट्वीट्स होते हैं, उनको फ्लैग करने में इनकी मदद करेगा, मतलब आप उनको चिन्हित कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोग्राम है अभी फिलहाल 1000 यूजर्स के साथ शुरू हुआ है एंड बाद में इसे पूरे यूएस में एक्सपैंड किया जाएगा। अब देखते हैं ट्विटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो ट्विटर एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जहां पर लोग जो भी पोस्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको ट्वीट्स बोला जाता है एंड इन्हीं के जरिए वो लोग बात करते हैं। ट्विटर के सीईओ है जैक डॉर्सी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एंड ट्विटर वाज फाउंडेड ऑन 21 मार्च 2006 एंड इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में एंड इसके फाउंडर्स हैं जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोहा ग्लास एंड बिल स्टोन। सो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है कि पीएम मोदी ने डेवोस वार्ता को संबोधित किया। ये जो डेवोस डायलॉग्स हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक एनुअल मीटिंग है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं वो देखते हैं। इसमें साल के शुरुआत में ही जो भी टॉप लीडर्स, मतलब जो भी रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडास को ग्लोबली शेप करते हैं, उन टॉप लीडर्स को शामिल किया जाता है। इस मीटिंग में दुनिया भर की 400 से भी ज़्यादा टॉप इंडस्ट्रीज के लीडर्स इस सेशन को अटेंड करेंगे, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर बोलेंगे, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि डेवॉस है कहाँ पे, ये एक स्विट्जरलैंड का शहर है। हमारा अगला आर्टिकल लाला लाजपत राय जी से रिलेटेड है। इनकी जन्म तिथि पर हमारे प्रधानमंत्री ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। जो एक तिकड़ी थी लाल बाल पाल, उनमें लाला लाजपत राय एक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ 1928 में एक मौन मार्च का नेतृत्व भी किया था
एंड इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। एंड इन्हें बहुत पॉपुलरली पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखते हैं कुछ और जानकारी। लाला लाजपत राय पेशे से एक वकील थे एंड ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी से काफ़ी प्रभावित थे। देन उन्होंने लाहौर में आर्य समाज को ज्वाइन कर लिया, इन्हीं से प्रभावित हो गया। एंड इनका ये मानना था कि जब भारतीय संस्कृति की भावना को भारतीय संस्कृति के आदर्शों को जब राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जाएगा तो इससे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जा सकती है। एंड इनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनने कौन सी बुक्स लिखी, इनने क्या नारे दिए, इनका कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के क्विज में मिल जाएगी। मेक श्योर आप आज का क्विज मिस ना करें। हमारा अगला आर्टिकल कला उत्सव 2020 से रिलेटेड है, जिसकी वैलिडिक्टरी फंक्शन को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने संबोधित किया है। ये जो कला उत्सव है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एंड इसके तहत होगा ये, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके आर्टिस्टिक टैलेंट को शोकेस किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि स्कूल लेवल एजुकेशन में आर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और ज़्यादा वो नर्चर होता है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने कला उत्सव में अपने स्वदेशी खिलौने और स्वदेशी खेलों को जोड़ने के सेगमेंट को शुरू करने के इस स्टेप को बहुत ही सराहा है, बहुत अप्रिशिएट किया है एंड कहा है कि ये वोकल फॉर लोकल को बहुत प्रमोट करता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने FIIF के 4th एडिशन को संबोधित किया। FIIF का फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम। अब देखते हैं इस फोरम का मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कुछ मुद्दों का सॉल्यूशन ढूंढे, जैसे कि कोई बिजनेस और गवर्नमेंट कैसे हेल्थ केयर में अपना एक्सेस बढ़ा सके, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी पहुंच बढ़ा सके, कैसे वो हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर सके, कैसे वो रेगुलेटरी बैरियर्स को हटा सके एंड एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजीज में कैसे वो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सके। एंड साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि FIIF को होस्ट किया है सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने। हमारा अगला आर्टिकल है कि राजस्थान 5th स्टेट बना है जिसने कि अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। अब ये ULB को कंप्लीट करने से होगा क्या? अब इसको कंप्लीट करने से ये होगा कि अब स्टेट को परमिशन मिल गई है कि अब वो 2731 करोड़ रुपीस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ओपन मार्केट से बोरो कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में अब राजस्थान ने जो बाकी 4 राज्य हैं उनको ज्वाइन कर लिया है, जिनमें है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। मतलब अभी इन 5 ने अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर लिया है। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि मिस पूजा कपूर को डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। मिस पूजा कपूर का फोटो ये रहा। एंड मिस पूजा कपूर 1996 कैडर के IFS ऑफिसर हैं एंड प्रेजेंटली वो बुल्गारिया में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अब डेनमार्क के बारे में जानते हैं। तो डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स एंड पेनिनसुला है। एंड डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन एंड इसकी करेंसी है डैनिश क्रोन। ये कैपिटल आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहे थे हम। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये तीनों मिलकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कही जाती हैं। हमारा अगला आर्टिकल रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जीता। ये रही उत्तर प्रदेश की झांकी एंड इसकी थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत हमारे मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू जी ने किया। फर्स्ट तो उत्तर प्रदेश आया, सेकंड और थर्ड कौन आया वो देखते हैं। सेकंड आई है त्रिपुरा की झांकी एंड थर्ड आई है उत्तराखंड की झांकी। त्रिपुरा की झांकी का थीम था इको फ्रेंडली ट्रेडिशंस फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ये सेकंड आई है। एंड उत्तर प्रदेश के झांकी उत्तराखंड की झांकी जो थर्ड आई है उसकी थीम थी देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड्स। हमारा अगला आर्टिकल थाई पोसम फेस्टिवल से रिलेटेड है। ये फोटो में देखिए लाखों श्रद्धालुओं ने इस फेस्टिवल को अटेंड किया, इस समारोह को उत्साह के साथ मनाया। थाई पोसम है कहाँ का? थाई पोसम एक तमिल हिंदू कम्युनिटी का फेस्टिवल है जो वो तमिल मंथ थाई में फुल मून डे के दिन मनाते हैं एंड इसे ज्यादातर पुष्य स्टार से जोड़ा जाता है जिसे तमिल में पोसम कहते हैं।
एंड ये जो फेस्टिवल है ये केरलाइट्स के द्वारा भी मनाया जाता है, पर वो लोग उसको थाई पोयम के नाम से जानते हैं। एंड ये जो फेस्टिवल है थाईपुसम, ये लॉर्ड मुर्गन की जीत को दर्शाता है, उनकी जीत के उत्साह को दर्शाता है। एंड जो लॉर्ड मुर्गन है वो हिंदुओं के कॉम्बैट के भगवान है, मतलब युद्ध के भगवान है। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया और आईईए ने ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। सबसे पहले आईईए का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एंड अब ये जो पार्टनरशिप है इससे होगा क्या, इससे दोनों के बीच में ज्ञान का व्यापक आदान प्रदान होगा। एंड ये इंडिया का आईईए का फुल मेंबर बनने की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम भी है। और ये जो फ्रेमवर्क है इसे स्ट्रैटेजिकली आईईए मेंबर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है। एंड साथ ही जो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी है इसको इन्हांस करने के लिए भी बनाया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि रिलायंस ने कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट्स के लिए इजरायली फर्म के साथ एक डील पर साइन किया है। इस इजरायली फर्म का नाम है ब्रेथ ऑफ हेल्थ। रिलायंस ने पूरे देश भर में कोविड-19 ब्रेथ टेस्टिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस इजरायली कंपनी ब्रेथ ऑफ हेल्थ के साथ $15 मिलियन की डील पर साइन किया है। एंड ये जो ग्रुप है ये $10 मिलियन का हर मंथ यूज़ करेंगे एंड लाखों परीक्षण करेंगे। एंड साथ में रिलायंस जो अपनी कंट्री में इस रिसर्च को लीड कर रहा है वो पूरे देश भर में और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर करेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो इजरायली कंपनी ब्रेथ ऑफ हेल्थ है उसके सीईओ का नाम है एरी लाओर। एंड जो हमारे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के सीईओ हैं वो है मुकेश अंबानी। हमारा अगला आर्टिकल है कि पीएम मोदी जी ने 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। अब जानते हैं ये प्रगति है क्या। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आईसीटी पर बेस्ड एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। एंड इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का कुल 54,675 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट है। इस बैठक में रिव्यू करने के लिए 10 एजेंडा आइटम्स को लिया गया था, जिसमें से 9 प्रोजेक्ट्स थे एंड एक प्रोग्राम था। इस मीटिंग में जो 9 प्रोजेक्ट्स थे वो 15 राज्यों से जुड़े हुए हैं एंड जिसमें कुल 54,675 करोड़ रुपीस की लागत आएगी। वो 15 राज्य हैं जिसमें उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य है, आपको थोड़ा याद होना चाहिए। देखते हैं थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रगति के बारे में। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। एंड प्रगति को गवर्नमेंट के हाई लेवल यूज करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक मल्टीपर्पज एंड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है एंड ये साथ में प्रगति एक यूनिक इंटीग्रेटिंग एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी है। और ये जो आईटी बेस्ड रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका एम है ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब कि जो शिकायत है उनका निवारण करना, जो भी लोगों के पास, कॉमन मैन के पास जो शिकायत है उनका समाधान करना। एंड साथ में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करना, उन पर निगरानी रखना। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मतलब वही निगरानी रखना, जो भी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चिन्हित प्रोजेक्ट्स हैं उन पर निगरानी रखना और समीक्षा करना। हमारा अगला आर्टिकल सिंगापुर और गोंड आर्ट से रिलेटेड है, मतलब सिंगापुर की सड़कों पर गोंड कला का परिचय। आप ये जो म्यूरल आर्ट देख रहे हो ये सिंगापुर के लिटिल इंडिया में बनाया गया है एंड ये म्यूरल आर्ट कोऑर्डिनेशन के बाद बना है। मतलब ये हमारे इंडिया के गोंड आर्टिस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी भज्जू श्याम जी एंड सिंगापुर आर्टिस्ट सैम लो का जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। वैसे तो ये मतलब फिजिकली बनाया जाना चाहिए था, बट कोविड-19 के कारण हमारे पद्मश्री अवॉर्डी भज्जू श्याम जी ने समय समय पर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर कर इस म्यूरल पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करवाया है। प्रकृति और उसके जीवों के रूपांकनों से भरी ये जो पेंटिंग है इसको पिछले वीक में एसटी प्लस आर्ट इंडिया फाउंडेशन और सिंगापुर के सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने इसका अनावरण किया एंड साथ ही में ये आर्टवर्क 2021 के स्टार्ट को भी चिन्हित करती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो म्यूरल आर्ट है इसका नाम रखा गया है डांसिंग इन यूनिसन। देखते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी। भज्जू श्याम जी एक इंडियन आर्टिस्ट है एंड ये मध्य प्रदेश के गोंड प्रधान समाज से संबंध रखते हैं। एंड साथ ही में 2018 में इन्हें इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया था।
है ना? जहाँ पे ये पूरा आर्ट किया गया है लिटिल इंडिया में, वो सिंगापुर का एक छोटा-सा टाउन है। सो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।